नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 29 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है द हिंदू का है, साइक्लोन्स से संबंधित। ईस्टर्न कोस्ट पे फिर से साइक्लोन मोंथा की दस्तक है। ईस्टर्न कोस्ट पे ही साइक्लोन क्यों आते हैं, काफ़ी बार ये जो पॉइंट्स हैं आप पढ़ते हो। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, इंदौर में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, मतलब अटैक हुआ। तो क्या पता लगता है, सिस्टम एक बार फिर से महिलाओं को फेल कर गया है। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे आसियान से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देश के ईस्टर्न कोस्ट पर आने वाले साइक्लोन्स के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ना एक बात बोली जाती है आर्टिकल में। बात यह है, इंडियाज ईस्ट कोस्ट इनवेरिएबली बियर्स द बर्ंट ऑफ साइक्लोन्स। मतलब हमेशा पूर्वी तट को मार पड़ती है। देश का ये जो पूर्वी तट है ना, यहां पे साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, आखिरकार क्यों देश के वेस्ट कोस्ट पे साइक्लोन्स कम आते हैं, ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा आते हैं, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो मैं यही एड्रेस कर देता हूं, बाद में फिर आर्टिकल के दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। आप ये देखो, साइक्लोन्स का फ्यूल क्या है, साइक्लोन्स को कहां से फ्यूल मिलता है। साइक्लोन का फ्यूल है गर्म पानी। गर्म पानी जो है साइक्लोन्स का फ्यूल है। और आप ये देखोगे, ये इंडिया का जो कोस्ट है ना, आप ये देखोगे जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहां पे अरेबियन सी के कंपैरिजन में जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है ना, वो ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो पानी है ज़्यादा गर्म मिलेगा और इसी से साइक्लोन्स को फ्यूल मिलता है। और भी रीजंस हैं, जैसे यहाँ पे ना फ्रेश वाटर इनफ्लो है। फ्रेश वाटर इनफ्लो है, जैसे यहाँ पे नदियों का पानी आता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, सारी नदियाँ यहीं पे गिरती हैं। अब फ्रेश वाटर बे ऑफ बंगाल को मिलता है, और फ्रेश वाटर जो है, क्योंकि फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है, फ्रेश वाटर ऊपर ही रह जाता है और नमकीन जो पानी है वो नीचे रहता है। तो फ्रेश वाटर ऊपर रह जाता है, तो ये फ्रेश वाटर ना गर्म पानी को नीचे जाने से रोकता है। इस वजह से ऊपर का जो पानी है ना, वो सुपर हीटेड हो जाता है। सुपर हीटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊपर है फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर नीचे नहीं जाता क्योंकि डेंसिटी कम होती है, फ्रेश वाटर ऊपर ही रहता है। तो ऊपर पानी जो गर्म हो चुका है वो गर्म ही रहता है, वो सुपर हीटेड हो जाता है क्योंकि वो नीचे वाले पानी से मिक्स नहीं होता। तीसरा, देखो बे ऑफ बंगाल की ना शेप ही ऐसी है, एक फनल की तरह है। फनल की तरह है जो साइक्लोन्स को ना इकट्ठा करके सीधा कोस्ट की तरफ पुश करता है। तो ये भी एक रीजन है। रीजंस देखो और भी हैं, कुछ रीजंस आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में ना आप अपनी ओपिनियन नहीं बताते हो। कई बार देखो आपके पास में बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं, तो अगर देखो जल्दी से आप कुछ अपनी भी ओपिनियन शेयर करोगे तो बाकी लोगों को भी फायदा हो। और आजकल तो देखो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है ईजिली कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप बोलो और नीचे अपने आप टाइप होता जाएगा। मतलब स्पीच टू टेक्स्ट वाली जो एप्स हैं, वो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं, कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दो, जो आपने बोला है वो अपने आप सीधा टाइप हो जाएगा। तो इससे आप आराम से अपनी ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तो ये कुछ रीजंस मैंने बताए, आप भी बताइए। तो राइटर बोलते हैं ये रीजंस हैं जिसकी वजह से देखो जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, वहां पे अरेबियन सी के मुकाबले में साइक्लोन्स जो हैं वो 4 गुना ज्यादा आते हैं। फिर आर्टिकल ना हमें पास्ट में लेके जाता है। 18वीं सेंचुरी से लेके 20वीं सेंचुरी के बीच में यहां पे ना 12 साइक्लोन्स आए हैं, और हाल ही में तो 9 साइक्लोन्स आ चुके हैं। रिसेंट मंथ्स में 9 साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट पे आ चुके हैं। और जो ये अक्टूबर और नवंबर होता है, ये साइक्लोन के ना पीक मंथ्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो अक्टूबर और नवंबर वो महीने होते हैं, मानसून का सीजन अभी अभी खत्म हुआ है, तो मानसून के विड्रॉ होने से ना वेदर सिस्टम अभी काफी अनस्टेबल है, जो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आर्टिकल बल्कि 2 भयानक डिजास्टर्स का जिक्र करता है। एक तो देखो आई थी 19 नवंबर 1977 को, एक बहुत भयंकर साइक्लोन टकराया था आंध्र प्रदेश के निजामपट्टनम में।
10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और दूसरा साइक्लोन, जिसे सुपर साइक्लोन भी बोलते हैं, ये आया 29 अक्टूबर 1999 को। ये उड़ीसा के पैरादीप कोस्ट से टकराया था और इसमें भी हजारों लोगों की जान चली गई थी। मतलब सोचो, 10,000 लोग। ये सिर्फ देखो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये गवर्नेंस का पूरी तरह से फेलियर था, एक मैन मेड डिजास्टर था। हमारे पास उस समय ना तो देखो इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम था कि सरकार लोगों को पहले से बता सके कि भैया साइक्लोन आने वाला है, लोगों को इवैक्यूएट कर सके, ना कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। लेकिन देखो 1999 का ये जो सुपर साइक्लोन था उड़ीसा का, ये हमारे लिए ना एक वेकअप कॉल था कि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं कि भैया सिस्टम ठीक करो। उसके बाद फिर हमने सिस्टम ठीक करना स्टार्ट किया। और अब देखो, जब भी कोई नया साइक्लोन आता है, जैसे अब साइक्लोन मोन्था आया 27-28 अक्टूबर को आंध्रा में। तो अब जब कोई नया साइक्लोन डेवलप होता है तो देखो वो 10,000 मौतें पहले हुआ करती थी किसी साइक्लोन में, वो जख्म नए हो जाते हैं। हालांकि देखो ये वाले जो साइक्लोन्स है ना, साइक्लोन मोन्था जो अभी आया, उतने इंटेंस नहीं है जितने ये 1977 या फिर 1999 वाले साइक्लोन थे। ये तो ज़्यादा ही इंटेंस थे, इस वजह से भी मौतें ज़्यादा हुई। लेकिन फिर भी कहने का मतलब देखो ये है कि अब जो साइक्लोन्स आते हैं ना, उनसे उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमने ना ये जो सुपर साइक्लोन था ना उड़ीसा का, जो 1999 में आया था, इससे सबक सीखा। इसके बाद देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी आया था। इसके 6 साल बाद फिर एनडीआरएफ की स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई थी डिजास्टर से निपटने के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। शेल्टर्स बनाए गए हैं, लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट करके उन शेल्टर्स में बिठा दिया जाता है। तो मतलब हमने ना बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, जिस वजह से साइक्लोन से अब जो डेथ्स हैं बहुत कम होती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, सुपर साइक्लोन जो आया था उड़ीसा में, वो कितनी इंटेंसिटी का साइक्लोन था? 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी उस सुपर साइक्लोन में। लेकिन देखो इससे थोड़ा कम 2013 में 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला जो साइक्लोन था, वो आया था साइक्लोन फाइलिन जो आया था, इसमें मौतें हुई थी सिर्फ 50। तो मतलब 1999 से 2013 में ये बदलाव आया। साइक्लोन ऑलमोस्ट उतना ही इंटेंसिटी का, बिल्कुल बराबर नहीं, ऑलमोस्ट उतने इंटेंसिटी का, लेकिन डेथ आंकड़ा घट के हो गया सिर्फ 50। ये इसलिए मैंने बताया ना, बहुत सारे शेल्टर्स का निर्माण किया गया और अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। सरकार पहले से हरकत में आ जाती है, जब भी साइक्लोन की खबर आती है लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है, इसलिए डेथ कम होती है। इस बार भी ये साइक्लोन मोन्था आया ना 27 और 28 अक्टूबर को। इस दिन भी जो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न कोस्ट है ना, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, इवन उड़ीसा में गंजम, गजपति, हैवी रेनफॉल यहाँ पे हुआ, लेकिन पहले से लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। इवन ओडिशा ने रेड अलर्ट जारी किया था। रेड अलर्ट मतलब हाईएस्ट लेवल की वार्निंग। रेड अलर्ट मतलब सरकार को सीधा निर्देश, एक्शन लो, मौसम इतना खराब हो सकता है कि जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इवन एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया गया था वहां पे। तो ये सब किया जाता है, तो मौतों का आंकड़ा अब बहुत कम हो गया है। तो ये आर्टिकल के पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, देखो इंसानों की जान तो हमने बचा ली है सिस्टम बढ़िया करके, लेकिन अभी भी ना कुछ दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं? जैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में राइटर के द्वारा बताया जाता है। जैसे दूध देने वाले एनिमल्स हैं, ड्रॉट एनिमल्स हैं जो खेती में काम आते हैं, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन है, इन सबको बहुत नुकसान पहुंचता है साइक्लोन्स के आने की सिचुएशन में, क्योंकि इंसानों को तो शेल्टर वगैरह मिल जाता है, इन पे कोई ध्यान नहीं देता। इवन दूसरे जो पशु होते हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं होती। कल परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। और इवन देखो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनको भी नुकसान काफ़ी पहुंचता है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ खराब हो जाती हैं। जैसे मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए तो 3 दिन खराब हो गए तो भी बहुत दिक्कत है। समझ गए? जैसे आपको ना एक केस स्टडी देता हूँ। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी ये है कि ना
साइक्लोन गज आया था। साइक्लोन गज आया था, कब आया था बताइए? 2018 में आया था तमिलनाडु में। अब साइक्लोन गज ने ना तमिलनाडु के कोस्ट पर विदा विदारण्यम कोस्ट था तमिलनाडु का, वहां पे ये साइक्लोन टकराया था, साइक्लोन गज। अब साइक्लोन गज ने ना कावेरी डेल्टा रीजन में ना कोकोनट इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि साइक्लोन की वजह से ना बहुत सारे कोकोनट के जो पेड़ थे वो तबाह हो गए। अब एक नारियल के पेड़ को दोबारा उगने में, फल देने में ना 7 से 10 साल का वक्त लगता है, लेकिन साइक्लोन गज ने तो सारे पेड़ उखाड़ दिए। मतलब वहां की किसानों की जो लाइवलीहुड है 7 से 10 सालों के लिए अब तबाह हो गई, क्योंकि इतने साल लगेंगे कि वो दोबारा नारियल के पेड़ उगाएं और उस पर नारियल का फल लगना स्टार्ट हो। तो मतलब ये है कि इंसानों की जान तो अब बचने लग गई है, लेकिन दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, लाइवली स्टॉक, जो ये पशु हैं, लाइव स्टॉक हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या किया जा सकता है? लास्ट में कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं राइटर। सॉल्यूशंस देखो, जैसे देखो, अब इन चीज़ों के लिए खतरा रहता है ना, प्रॉपर्टीज़ के लिए, पशुओं के लिए, तो इंश्योरेंस सिस्टम बढ़िया होना चाहिए कि साइक्लोन्स आने की सिचुएशन में इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल जाए। सरकार भी रिहैबिलिटेशन में मदद करे, किसानों वगैरह को नुकसान होता है तो रिहैबिलिटेशन में सरकार मदद करे। साइक्लोन शेल्टर और ज़्यादा बनाए जाएं। बड़ी बड़ी दीवारें, जिन्हें सलाइन इम्बैंकमेंट्स बोला जाता है, ताकि समुद्र का जो नमकीन पानी है वो खेतों में ना आ जाए, तो उसके लिए ये दीवारें बनाई जाती हैं, सलाइन इम्बैंकमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने समुद्री इलाकों में वो रिजिलियंट होना चाहिए, मतलब रोड्स, ब्रिजेस, पावर लाइन्स ऐसे बनाए जाएं कि वो तेज हवा को झेल सकें। अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स को इफेक्टिवली फॉलो किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैनग्रोव्स हैं, इसके बारे में यूपीएससी ने 2012 में क्वेश्चन पूछा था प्री में। जो मैनग्रोव्स हैं, इन्हें नेचुरल बायोशील्ड कहा जाता है। मतलब ये साइक्लोन्स की लहरों और हवाओं की स्पीड को ना 30-40% तक कम कर देते हैं। तो इस वजह से समुद्र के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा मैनग्रोव्स उगाए जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइक्लोन्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडोर सेक्सुअल हरासमेंट की जो घटना है वो हमें बताती है कि सिस्टम जो है कैसे महिलाओं को भारत में फेल कर रहा है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंदौर में क्या हुआ? देखो, इंदौर का नाम जब भी हम सुनते हैं ना, दिमाग में क्या आता है? सबसे साफ सिटी पूरे भारत की, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण में ना हमेशा टॉप पर। लेकिन आर्टिकल हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, क्लीन रोड्स डू नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू क्लीन माइंड्स। मतलब साफ सड़कें जरूरी नहीं कि साफ नीयत भी दिखाएं। हालांकि देखो, एक घटना के बेस पे पूरे शहर को तो जज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आर्टिकल की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर्स हैं, वो देखो कैफे गई थी कॉफी पीने के लिए, लेकिन होटल से कैफे के रास्ते में ना उनके पीछे एक इंसान, तो मैं बोलूँगा ही नहीं उसको, वो शैतान स्टोकिंग करते हुए उनके पीछे पड़ गया। हरासमेंट किया गया उन दोनों वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हुई। पुलिस ने एक्शन तो लिया, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लोकल पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, इंसिडेंट को नोट किया गया और एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तारीफ करने वाली चीज़ है। लेकिन देखो, फिर ना कैलाश विजयवर्गीय, वहाँ के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में बोला कि गलती प्लेयर्स की भी है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया बाहर निकलने से पहले। तो मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी ना, मुझे तो वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है अब अभिषेक उपमन्यु की, वो क्राइम पेट्रोल वाली, जिसमें ये बोला जाता है कि हाँ, अपराधी तो अपराध करेगा ही, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों बाहर निकले। अपराधी की थोड़ी ना गलती है, वो तो अपराध करेगा ही, वो तो बाहर घूमेगा ही, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम बाहर निकले, तुमने गलती की है। ये वो वाली बात हो गई। मिनिस्टर कहते हैं कि गलती प्लेयर्स की है, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया बाहर निकलने से पहले। भाई चलो मान लिया ये क्रिकेट टीम की प्लेयर्स थी, और भी तो फॉरेनर घूमने आते होंगे ना, क्या वो हर जगह पुलिस को लेके जाएंगे? क्या हर जगह वो पुलिस को इन्फॉर्म करके जाएंगे? फॉरेनर की बात छोड़ो यार, हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश की महिलाएं, वो हमेशा इन्फॉर्म करके जाएंगी।
यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए तो सिस्टम फेल हो रहा है कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो ये जो लाइन है ना मिनिस्टर की, आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये प्रॉब्लम की जड़ है। ये हर उस घर की कहानी है जहां पे ये कहा जाता है बेटा कब निकली, कहां पहुंची। ये प्रोटेक्शन के नाम पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और बहुत सारी लड़कियां तो बाहर निकलना ही छोड़ देती हैं कि इतना सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट ना ब्लेम को शिफ्ट कर देता है, परपिट्रेटर पे शिफ्ट नहीं है कि कैसे हम जिसने क्राइम किया है उसकी नीयत को साफ करें। नहीं, हमने ना ब्लेम शिफ्ट कर दिया विक्टिम पे कि तुम अपनी सुरक्षा करो, वो तो करेगा ही। आर्टिकल कहता है देखो, एक तरफ हम अमृतकाल की बात करते हैं, 2047 में विकसित भारत का सपना संजोते हैं, लेकिन देखो आज भी हम हमारी बहनों को, माताओं को अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये क्या ही प्रोग्रेस है, कैसे भारत विकसित भारत बनेगा। फिर राइटर एक बात बोलते हैं, आप देखो 2018 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर नजर डालिए। हम महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, अगर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता है महिलाओं का, वो बात छोड़िए जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो महिलाएं जॉब के काबिल हैं, इवन वो भी जॉब नहीं करती कुछ कारणों की वजह से, जैसे वर्क इन्वायरमेंट सेफ नहीं होता, रोड्स जो हैं उन पे लाइटनिंग नहीं होती, नाइट शिफ्ट वो नहीं कर पाती। तो इवन काबिल जो महिलाएं हैं वो भी जॉब नहीं करती। अगर वो भी जॉब करने लग जाए ना, तो भी हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा बूस्ट हो, लेकिन नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम सेफ जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब एक सिंपल सी बात है, राइटर बोलते हैं, एक एनालॉजी लेते हैं राइटर। अगर देखो मान लो एक घर है, घर की जो खिड़की है ना सारी ठीक है, सारी खिड़कियों पे शीशे हैं, लेकिन किसी ने ना एक शीशा तोड़ दिया, तो क्या होगा? तो ना बाहर के लोगों को लगेगा यार कि एक शीशा टूटा हुआ है और घर वाले जो है शीशा लगवा भी नहीं रहे हैं, शायद ये घर बंद है। फिर दूसरे शीशे भी तोड़ दिए जाएंगे। जैसे होता है ना कि एक ने कूड़ा फेंक दिया, फिर बाकी लोग भी वहीं कूड़ा फेंकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जगह खराब है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कूड़ा पड़ा है, इसलिए हम भी यहां पे फेंक सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए घर में ना एक शीशा टूटा हुआ है ना, तो लोगों को लगता है कि घर में कोई है नहीं और कोई पूछने वाला नहीं है, शीशा तोड़ भी दें तो फिर दूसरे शीशे भी तोड़ने लगते हैं, फिर वहां पे कूड़ा भी लोग फेंकना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ना अपराधियों का गढ़ बन जाता है वो घर, वो जगह। उसी प्रकार से देखो एक रोड जहां पे महिलाएं आती जाती रहती हैं, अगर उस रोड पे लाइट नहीं है तो वो गवर्नेंस के फेलियर का प्रतीक है। तो फिर अपराधियों को लगता है कि ये यहां पे लाइट नहीं है तो मतलब प्रशासन का इस रोड पे ध्यान नहीं है, यहां पे कोई आता जाता नहीं है, तभी तो लाइट है नहीं, इसलिए फिर वहां पे ना क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ रहे हो? ये माइंडसेट है। राइटर एक बहुत डीप का माइंडसेट बताती हैं कि अगर हर जगह जैसे लाइट हो, नॉर्मल सी बात है, तो अपराधियों को लगेगा कि यहां पे प्रशासन की नजर है, तभी लाइटनिंग सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे लाइट खराब है तो इसका मतलब अपराधियों को लगने लगता है कि यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये राइटर का पॉइंट है, हो सकता है देखो आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन उनका पॉइंट है कि शुरुआत यहां से होती है माइंडसेट की। आप देखोगे, देखो बस स्टॉप पे, ट्रेन में, बसेस में इतने ज्यादा इंसिडेंट्स लड़कियों के साथ में होते हैं कि वो अपना रूट बदल देती हैं, और इसको कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ पब्लिक स्पेस फॉर वुमेन, क्योंकि महिलाएं पर्टिकुलर रूट से नहीं जा सकती, उनके लिए रूट बहुत कम है। सार्वजनिक जगह जो है महिलाओं के लिए सिकुड़ती जा रही हैं। कहने को उनके लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आर्टिकल 19 के तहत वो कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन वास्तव में देखो जहां पे वो अनसेफ फील करती हैं वहां पे वो क्यों जाएंगी? तो उनके लिए तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लिमिटेड हो गया ना, मतलब उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। फिर ना आर्टिकल एक स्टडी का जिक्र करता है, मैं आपको स्टडी भी बता देता हूं, एक सेकंड नीचे आएगा स्टडी, ये रहा। ये जो स्टडी है अब्दुल लतीफ जमील पुवर्टी एक्शन यानी जे पाल की है। इन्होंने ना एमपी पुलिस के ऊपर स्टडी की थी। अब एमपी पुलिस में जहां जहां पे वुमेन डेस्क थे ना, अब वहां पे ना वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस ज्यादा रजिस्टर हुए। खास बात, जब देखो डेस्क पर फीमेल ऑफिसर बैठती है ना, तो मतलब केस ज्यादा रजिस्टर होते हैं।
तो आप सोच के देखिए कि कितनी ज़्यादा महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो मैटर करती हैं। तो महिलाओं की संख्या तो इंक्रीज हुई एमपी पुलिस में, लेकिन ऑफिसर्स का जो ब्रॉडर एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति वो नहीं बदला, और ना ही सिटीजन्स का पुलिस के प्रति जो नजरिया है वो बदला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है कि पुलिस में एक अलग से डेस्क बना देना काफी नहीं है। हमने बिल्डिंग बदल दी लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। हमें देखो प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन यूनिफॉर्म से आगे जाकर पूरे पुलिस स्टेशन को सेंसिटाइज यानी संवेदनशील बनाना होगा। फिर तीसरा जो फेलियर है राइटर बोलती हैं वो है जुडिशरी का। देखो होता क्या है, आमतौर पे ना महिलाएं केस दर्ज करवाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें होता है फियर ऑफ रिवेंज कि अपराधी लोकल है, वो बदला ले सकता है मेरे से, मेरी फैमिली से। और दूसरा डर होता है लॉन्ग वेट, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, केस चलता जाता है। केस देखो ट्रायल पर ना 3-4 साल बाद आता है। 3-4 साल उस विक्टिम और उसके परिवार के लिए ना एक मानसिक पीड़ा वाला समय होता है। आर्टिकल कहता है कि 5 करोड़ से ज्यादा जो केसेस हैं पेंडिंग है, और हमारे देश में देखो 10 लाख लोगों के पीछे 50 जज हैं। समझ रहे हो कितनी खराब सिचुएशन है? तो केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जो ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं नतीजे तक पहुंचने में बहुत समय ले लेते हैं, इसलिए आमतौर पे जो महिलाएं हैं वो डर जाती हैं, वो केस दर्ज करवाती नहीं हैं, और बल्कि जो करवाती हैं कई बार वो फर्जी केसेस भी होते हैं उनमें से काफी सारे। ये अजीब सी विडंबना है, जो सही में विक्टिम है वो केस नहीं दर्ज करवा रहे हैं डर के मारे, और कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं प्रोविजंस का अपने इंटरेस्ट के लिए। फिर कुछ देखो आंकड़े भी बताए जाते हैं, जैसे इतने केसेस रजिस्टर हुए और डिस्पोज हुए सिर्फ इतने, और जितने डिस्पोज हुए उसमें से भी सिर्फ 20% लोगों को फाइनली सजा हुई। तो सोच के देखो कितना कम फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो सिस्टम जब ऐसा हो, लाइट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, पुलिस फेल, जुडिशरी फेल, तो देखो परिवार क्या करेगा? आर्टिकल कहता है इंडियन फैमिलीज देखो एक पॉलिसी अपनाती हैं। पॉलिसी ये है चुपचाप जिल्लत सह लो लेकिन कंप्लेंट मत करो, क्योंकि उन्हें पता है कंप्लेन करके 10 साल चलेगा, बदनामी अलग होगी और इंसाफ फिर भी ना मिले। तो फिर एक व्यंग यूज किया जाता है आर्टिकल के द्वारा। शायद हमें उन फॉरेन क्रिकेटर्स को भी ना इंडिया के इस चुप्पी वाले रूल के बारे में बता देना चाहिए कि जब महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस हो तो चुप रहना है, क्योंकि सिस्टम यही बोलता है कि चुप रहो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो आसियान से संबंधित है, इंडिया आसियान रिलेशंस। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 47th आसियान समिट जो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ, और इस समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए नहीं, मतलब वर्चुअली उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। और देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 से लेके ना अभी तक हर साल जब भी यह समिट ऑर्गेनाइज होता तो प्रधानमंत्री मोदी फिजिकली जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली अटेंड करेंगे इस समिट को। तो आर्टिकल कहता है कि देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब चौंकाने वाली चीज थी, क्योंकि हर बार वो फिजिकली गए हैं लेकिन इस बार वर्चुअली। आप बोलोगे क्या ही हो गया, मतलब कर लिया ना अटेंड। तो राइटर बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। ऑप्टिक्स मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका सिंबल। प्रधानमंत्री मोदी का फिजिकली वहां पे होना, उनका पर्सनल टच, उनकी अलग अलग देशों के लीडर्स के साथ में दोस्ती, ये एक अलग सिग्नल देता है। और वर्चुअली मीटिंग को अटेंड करना मतलब आप आसियान को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक खालीपन रह गया, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए नहीं। ये विजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि वैसे भी देखो इंडिया और मलेशिया के जो संबंध है वो सुधर रहे हैं। बीच में खराब हो गए थे क्योंकि मलेशिया ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था यूएन में, तो हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन अब सुधर रहे हैं। हमारी जो पार्टनरशिप है मलेशिया के साथ में वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है। तो उम्मीद थी कि इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर की भी मुलाकात होती, लेकिन वो मौका छूट गया। समझ गए? अब इसके बाद नेक्स्ट मुद्दे पे राइटर आते हैं। वो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ना वर्चुअली इस समिट को संबोधित किया, और जो बातें उन्होंने बोली, जैसे पहली बात प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोली,
हमारा सपना है भारत को विकसित बनाना 2047 से पहले। उसी प्रकार से आसियान का भी कम्युनिटी के लिए अपना अलग से एक विजन है, आसियान कम्युनिटी विजन 2045। उनका भी है विजन 2045, हमारा भी है विकसित भारत 2047। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को आपस में लिंक किया और यह कहा कि हमारा फ्यूचर एक साथ जुड़ा हुआ है, हम लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं। उन्होंने ये बात फिर से दोहराई कि देखो भारत ना इस पूरे रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है? मतलब जब भी क्राइसिस आती है ना तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा? भारत। जब भी कोई डिजास्टर, कोई सुनामी, कोई अर्थक्वेक यहां पे आता है, सबसे पहले मदद के लिए भारत आएगा। जैसे 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी आई, गरीब देशों को दवाई सबसे पहले किसने पहुंचाई? भारत ने, ऑपरेशन मैत्री के तहत। समझ गए? और तीसरा पॉइंट जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एड्रेस के दौरान बोला वो था आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, सॉरी, ये देखो यहां पे आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन वाला साल रहेगा, आने वाला साल आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली साल आसियान की जो लीडरशिप है ना वो फिलीपींस के हाथ में आएगी। और फिलीपींस का ना अभी पंगा चल रहा है चाइना के साथ में, साउथ चाइना सी में। तो वहां पे ना जो परमानेंट ट्रिब्यूनल थी ना, उन्होंने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन चाइना ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो ना इस मुद्दे पे इंडिया जो है, साउथ चाइना डिस्प्यूट में इंडिया ना फिलीपींस के साथ में है। तो इंडिया फिलीपींस के साथ मिलकर मैरीटाइम कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहता है। और ये चाइना को साफ साफ स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि इंडिया इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो ये तीसरा मुद्दा है। फिर अब देखो चौथे मुद्दे की बात करते हैं, असली प्रॉब्लम कहां है। देखो पॉलिटिकल बातें तो ठीक हैं, स्ट्रेटेजिक बातें भी ठीक हैं, लेकिन रिश्ते की जो नींव है वो क्या है? रिश्ते की नींव है आज के समय में इकोनॉमी, पैसा, ट्रेड। और वहां पे हमारा रिश्ता काफी कमजोर है क्योंकि देखो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये जो है ना AITIGA, इसका रिव्यू बहुत स्लो चल रहा है क्या ये एग्रीमेंट? देखो 2009 में ना इंडिया का आसियान के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, यही आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत आसियान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता था ना उस पर टैरिफ काफी ज्यादा कम कर दिए गए थे। लेकिन हुआ क्या, इस एग्रीमेंट का ना आसियान को तो ज्यादा फायदा हुआ, इंडिया को फायदा नहीं हुआ। जैसे आंकड़े बताए जाते हैं 2011 में ना आसियान के साथ ट्रेड में हमारा डेफिसिट $5 बिलियन का था, जो 2019 में बढ़ के $22 बिलियन का हो गया। यानी 2009 के इस एग्रीमेंट का फायदा आसियान कंट्रीज को ज्यादा हुआ, उनके सामान को इंडिया में एंट्री मिल गई। बट इंडियन गुड्स जैसे फार्मास्यूटिकल हैं, टेक्सटाइल हैं, इंडिया के सामान को एंट्री नहीं मिली आसियान कंट्रीज में। तो 2019 से ही ना ये बात चल रही है कि इस 2009 के एग्रीमेंट को, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाए। लेकिन वो रिव्यू अभी तक चल ही रहा है, इतने साल हो गए, कोई फाइनल नतीजा पे पहुंचे नहीं है आसियान और इंडिया। आर्टिकल फिर देखो लास्ट में ना एक कमाल की बात बोलता है। आर्टिकल बोलता है कि देखो माइनर शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंसेस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स। मतलब ये है कि देखो अगर हम ये एग्रीमेंट फाइनलाइज करते हैं ना फ्री ट्रेड वाला, मतलब रिव्यू करके इसे सुधारते हैं, तो देखो शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो सकता है कि जैसे इंडिया की जो मार्केट है उसको कंपटीशन का सामना करना पड़े। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। लॉन्ग टर्म में फिर इंडिया की जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए हमें ना डरना नहीं चाहिए। जैसे देखो एक ना एग्रीमेंट होना था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें ना 16 देश थे, 10 आसियान के, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 16 देश थे इस एग्रीमेंट में। लेकिन साइन होने से ठीक पहले इंडिया इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया क्योंकि इंडिया को लगा कि चाइनीज सामान जो है हमारी मार्केट में आ जाएगा। तो इस वजह से इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बन सका था। तो उस समय आसियान कंट्रीज नाराज भी हुए थे।
तो राइटर बोलते हैं देखो इंडिया ने ना उस समय शॉर्ट टर्म सोचा, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है, हमारी कंपनी सीखती हैं, कंपटीशन का सामना करती हैं तो इनोवेशन लेके आती हैं, तो ये इंडिया को सोचना चाहिए। और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, आर्टिकल कहता है देखो ट्रैक 1.5 डिस्कशंस पे फोकस देने की आवश्यकता है। जो ट्रैक 1 डिस्कशन होती हैं वो देखो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, ट्रैक 2 सिर्फ एक्सपर्ट्स के बीच में होती है, लेकिन ट्रैक 1.5 जो बीच की डिस्कशन होती है उसमें गवर्नमेंट प्लस में जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे थिंक टैंक वाले हैं वो दोनों हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए ऐसी बातचीत में ना जो एक्शनेबल पॉइंट हैं वो ज़्यादा निकल के आते हैं। और इंपॉर्टेंट बात देखो, आसियान को पता है कि इंडिया उनके लिए इंडिस्पेंसेबल है, मतलब इंडिया के बिना उनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि चाइना को बैलेंस करने के लिए भी इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो बात यह है, दोनों को पता है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों के बीच की शादी अच्छी है, लेकिन अभी तक ना दिल से इस रिश्ते को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मतलब जितना दोनों को एक दूसरे की जरूरत है उस हिसाब से ना काम नहीं किए गए हैं, उस हिसाब से दोस्ती को उतना गहरा नहीं किया गया है। प्रैक्टिकली वो चीजें दिखती नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, वो दिखनी चाहिए। ट्रेड ज्यादा होना चाहिए, एक्सरसाइजेज ज्यादा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो आपको अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।